2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಭಾಗ 2. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಭಾಗ 1ನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 1ರಿಂದ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಐ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈब ಮಾಡಿ, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव्स अस मोटिवेशन. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए. 5ರಿಂದ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. यहाँ पर प्रश्न है, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರವಾಸೀಯ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. यहाँ पर हमें लिखना है, बादामी ऐहोळे के मंदिर की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. वेलूर हलेबीडु सोमनाथ मंदिर की मूर्तियां सजीव लगती है. श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर की जो मूर्ति है वह प्रतिमा शांति और प्यार का संदेश देती है. विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है. मैसूर में राजमहल, सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन आर्ट गैलरी आकर्षणीय है. इस प्रकार हम कर्नाटक के प्रमुख स्थलों के बारे में लिखकर इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो अगला प्रश्न है, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, विवरण दीजिए. तो यहाँ पर हमें हमारी कन्नड़ भाषा की जो कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं या फिर साहित्यकार हैं, उन सभी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಚನ ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಾಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆದಿಕವಿಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆದಾಗುತ್ತೆ. तो यहाँ पर मैंने लिखा है, बसवण्णा, अक्का महादेवी आदि संत कवियों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों के सदाचार, भक्ति नीति के गीत अमूल्य देन हैं. पंप, कुमारव्यास, हरिहर, राघव आदि प्राचीन कवियों ने महान कवियों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है. आधुनिक काल के दिग्गज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ भाषा, संस्कृति और कर्नाटक के गौरव बढ़ाया है. इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं. तो आगे हम देखेंगे. यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, पद्य को यहाँ आपको पूर्ण करना है. जैसे कि पहले जो मॉडल प्रश्न पत्रिका थी वहाँ पर भी यही प्रश्न आप लोगों को दिया गया था और इस प्रश्न पत्रिका में भी यही पद्य को दिया गया है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो इस पद्य को आप लोगों को कंठस्थ करके यहाँ पर लिखना है. तो हम आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है, एक गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर आप लोगों को उत्तर लिखना है. जैसे कि यहाँ पर जो गद्यांश है वो विक्रम साराभाई के बारे में है. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವಿದೆ. ಈ ಗದ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. तो आज हम देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा है. तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विक्रम बचपन में कैसे छात्र थे. तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, बचपन और छात्र, ये 2 बहुत प्रमुख शब्द है, उन्हीं को हमें इस गद्यांश में ढूंढना है और उसका उत्तर हमें पहले जो वाक्य है वहाँ पर ही मिलता है. जैसे कि विक्रम साराभाई बाल्यकाल से ही प्रतिभावान छात्र थे, तो हमें वही उत्तर यहाँ पर लिखना है. तो दूसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी क्या थी. तो इस प्रश्न में हमें शब्दों को चुनना है, रविंद्रनाथ टैगोर और भविष्यवाणी. तो इन दोनों को हमें इस गद्यांश में ढूंढना है और वहाँ पर मैंने जो अलग रंग से मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया है, जैसे कि तभी
आपको ये ज़रूरी नहीं कि तभी लिखना है। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा, बस इतना लिख लीजिए, वह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रम को बचपन में कैसे कार्य पसंद थे? तो यहाँ पर हमारा जो शब्द ढूंढना है बचपन और पसंद, कार्य पसंद। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है विक्रम को बचपन से ही साहसिक कार्य पसंद थे। तो हमें अगला प्रश्न ढूंढना है, विश्व में सारा भाई का स्मरण क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर सारा भाई और स्मरण, इन दोनों को हमें यहाँ पर ढूंढना है और हमें उत्तर मिल जाता है, विश्व में वह सदैव कॉस्मिक किरणों और परमाणु अनुसंधान के लिए स्मरण किए जाते रहेंगे। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के कुछ शब्दों को हमें ढूंढकर बहुत ही आसानी से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, 3 आप लोगों को निबंध दिया गया है। पहला है इंटरनेट का उपयोग, और दूसरा है बेरोजगारी, और तीसरा है वन महोत्सव। यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग में आप लोगों को कौन कौन से विषय में ध्यान देना है? पहले आप लोगों को लिखना है प्रस्तावना, उसके नीचे आप लोगों को लिखना है इंटरनेट का अर्थ और इंटरनेट से लाभ, और अंत में आप लोगों को उपसंहार। उसी प्रकार बेरोजगारी, यानी इसका अर्थ क्या होता है कन्नड़ में? निरुद्योगा। तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तावना तो हर एक निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार आप लोगों को लिखना ही है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಬಂಧಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು। तो यहाँ पर भी बेरोजगारी के बारे में आप लोगों को प्रस्तावना लिखना है और उसकी क्या कारण है, जो बेरोजगारी है उसके क्या कारण है और उसे निवारण के उपाय हमें क्या लिखना है, और उसकी उपसंहार, हम इसके बारे में हमारी क्या राय है, हमारी अभिप्राय क्या है। इस प्रकार हम इन विषयों को हमें लिखना है। और तीसरा है वन महोत्सव। वन महोत्सव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी एक बहुत ही छोटा सा निबंध मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर 3 निबंध आप लोगों को दिया गया है। इन तीनों में से आप लोगों को एक निबंध को आप लोगों को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट के बारे में मैंने यहाँ पर लिया है। तो जैसे कि इंटरनेट का उपयोग, यहाँ पर प्रस्तावना में आप लोग लिख सकते हो कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का अर्थ क्या है, या फिर इंटरनेट आपके जीवन में क्या इसकी मान्यता है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। और इंटरनेट की बाद में महत्ता, तो आधुनिक हमारे जीवन में इंटरनेट से हम क्या क्या काम करते हैं, या फिर उन काम से हमारी क्या लाभ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें इंटरनेट से केवल लाभ ही है, हमें इससे नुकसान भी होते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों के लिए इसकी उपलब्धता जितनी लाभप्रद है उतनी ही नुकसानदायक भी है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के चोरों से इसके माध्यम से गलत वेबसाइटों का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होता है, उनकी भविष्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार मैंने कुछ विषयों को यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो इसे इस वीडियो को पॉज करके भी इसी को आप लोग लिख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पर इंटरनेट के बारे में लिख सकते हो। तो ये प्रस्तावना है और इंटरनेट की महत्ता है। तो इसके आगे मैंने इसको और थोड़ा इसके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि बच्चों से कैसे हम गलतियाँ होती है, या फिर हम पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड और प्रयोक्ता नाम डालकर अपने खास डाटा को दूसरों से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे कुछ हमें अपने कंप्यूटर को कैसे संभालना है, इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है। और अंत में उपसंहार, जैसे कि उपसंहार में यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है, जैसे कि इंटरनेट से क्या लाभ है और इंटरनेट से क्या हानि है। इन दोनों को मिलाकर अपना एक अभिप्राय आप लोगों को लिखना है। जैसे कि कभी कभी इंटरनेट से क्या होते हैं, हमारे मोबाइल, हमारे जो डाउनलोड करते समय हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरस वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो, या फिर हमारे पैसे भी इससे जा सकते हैं, हैक हो सकते हैं। ऐसे सारी जानकारियाँ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो दृष्टिकोण से इसे लिखा है ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। आप पूरी रूप से स्वतंत्र हो, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर इंटरनेट के जो फायदे हैं या फिर नुकसान हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक छोटी सी अच्छी सी निबंध लिखना है। लेकिन निबंध लिखते वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि हमारी जो प्रस्तावना है और विषय की प्रवेश है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर
सही रूप से लिखना है। बस इस चीज़ के हमें ध्यान में रखना है। तो जो अगला या अंतिम प्रश्न है यहाँ पर छुट्टी पत्र है। यहाँ पर 2 प्रकार की पत्र आप लोगों को दिया गया है। पहला है प्रधानाध्यापक के लिए एक पत्र है और दूसरा है पिता के नाम पर एक पत्र है। जो प्रधानाध्यापक के लिए दिया जा रहा है वो पत्र, वो अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वहाँ पर उन्होंने कारण दिया है या फिर नहीं है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, केवल 4 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखिए, अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो ये आप लोग कुछ भी वहाँ पर कारण लिख सकते हो। ಏನು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು। अगर उन्होंने कारण स्पष्ट दिया है तो उसी कारण को आप लोगों को अपनी पत्र में लिखना है। और दूसरी जो पत्र है वो है अपनी पिताजी के लिए, और यहाँ पर भी आपको कारण स्पष्ट उन्होंने दिया है, जैसे कि शैक्षिक यात्रा या फिर शैक्षणिक यात्रा के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और अनुमति मांगते हुए अपने पिता के लिए पत्र लिखना है। और ये ज़रूरी है कि इस पत्र में ये दोनों विषयों को आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर एक मॉडल आप लोगों के लिए दिया है, जो पत्र है, जो यहाँ पर अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले आप लोगों को दिनांक लिखना है। प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, यानी छात्र विद्यार्थी होता है, यानी आप जो लिख रहे हो आप अपने नाम लिखिए और उसके नीचे कक्षा लिखिए और उसके नीचे अपनी पाठशाला का नाम लिखिए। चाहे तो आप लोग वहाँ पर पिन कोड भी डाल सकते हो। और उसके नीचे सेवा में यानी आप किसको पत्र लिख रहे हो। अगर उन्होंने प्रधानाध्यापक दिया है तो प्रधानाध्यापक लिखिए, अगर उन्होंने कक्षा अध्यापक लिखा है तो कक्षा अध्यापक लिखिए। इस प्रकार आप लोग लिखिए और बाद में हमें आदरणीय महोदय इस प्रकार हमें संबोधन करना है। उसके नीचे विषय लिखना है। विषय क्या होता है? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र होता है। और उसके नीचे हमें ये विषयों को यही हमें लिखना है कि उपरयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि, ये आप लोगों को आपके कोई भी पत्र के आगे आप लोगों को लिखना है। मैंने जो यहाँ अंडरलाइन किया है, जो मैंने यहाँ रेखांकित किया है, वहाँ पर आपकी जो कारण है वहाँ पर आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कारण क्या था? अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ। अगर उन्होंने बीमारी के लिए पूछा है तो वहाँ पर आप लोगों को बीमारी की वजह से मैं स्कूल या फिर पाठशाला नहीं आ पाऊंगी या फिर आ पाऊंगा, इस प्रकार लिखकर अपना जो पत्र है आप लोग उसका अंतिम दिनांक, जो वहाँ पर दिनांक 4 दिन की जो उन्होंने दिनांक आप लोगों को लिखना है और 4 दिन की गिनती करके यहाँ से यहाँ तक इस तरह लिखकर 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। और अंत में हमें धन्यवाद के साथ और उसके नीचे आपकी आज्ञाकारी छात्र, वहाँ पर नीचे आप अपना नाम लिखिए। चाहे तो आप लोग अपना हस्ताक्षर भी वहाँ पर दे सकते हैं। यह एक मॉडल है, ये ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार शब्द रचना होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो यहाँ पर हमारी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 है ये और भाग 2 में मैंने सारी जो प्रश्न थी उन सारी प्रश्नों को चर्चा मैंने इस विडियो में की है। ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಪ್ರಥಮ 1 ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 5 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್।